चलिए भैया, बहुत मजा कर लिए। अब कुछ पढ़ लेते हैं क्लास नाइन्थ में। देखिए, शुरुआत कर रहे हैं अभी क्लास नाइन्थ का हम। ये साइंस का पहला चैप्टर होगा जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये 8वां के एग्ज़ाम के बाद आप लोग बहुत मस्ती किए हैं, अब थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, ठीक है। चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे भैया? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मैटर के बारे में, यानी कि मैटर होता क्या है यार। मैटर क्या होता है यार? मैटर होता क्या है? इंग्लिश वाला मैटर का मतलब होता है मामला। मामला यानी कि बात। तो हम इंग्लिश वाला जो मैटर है वो बात नहीं कर रहे, हम लोग साइंस के मैटर पे बात कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका इंग्लिश में मीनिंग अलग निकलता है, मगर साइंस में उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे फोटो भी है भाई, फोटो इंग्लिश में हो गया भाई चित्र, लेकिन साइंस के नजरिए से अगर देखेंगे तो फोटो का मतलब होता है क्या? लाइट, सनलाइट, है कि नहीं। तो उसी तरह भैया हम लोग साइंस में अभी पढ़ने वाले हैं मैटर, जाने कि मैटर को अच्छी तरह से खंगाल के रखेंगे भाई इसको। देखिए, पुराने जमाने से इंडियन फिलोसोफर्स जो हैं वो सोचते आ रहे हैं इनके बारे में। कोई भी मैटर जो है, मैटर एक्चुअली है क्या भाई? ये मार्कर मैटर है, बोर्ड है मार्कर है, लकड़ी है मार्कर है, पानी है, क्या है? सब मैटर है। जितने भी चीज हैं आपके आसपास सारे चीज मैटर हैं। तो इन चीज में कॉमन क्या है जरा वो देखिए। सब में क्या कॉमन है? सब में एक ही कॉमन चीज मिलेगा आपको कि सभी में कुछ ना कुछ मास है, उनका कुछ वजन है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि उसका कुछ वॉल्यूम है कि नहीं। ये दोनों चीज कॉमन मिलेगा आपको उन सारे चीज में जो आपके आसपास है। यानी कि मैटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे? अब मैटर को कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम? कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम, ओके। तो यहां से तो भाई मॉडर्न साइंटिस्ट क्लैरिफाई कर दिए, क्लियर कर दिए कि जिसका भाई मास होगा और वॉल्यूम होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। लेकिन इस पर चर्चा तो भाई बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। इंडियन फिलोसोफर्स का कहना क्या था पहले कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है धरती पर, वो इन 5 चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन 5 चीज बता सकते हैं क्या? कौन 5 चीज? वही अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, है ना। मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा धरती पर, अर्थ पर, वो इन 5 चीजों से मिलकर ही बना हुआ होगा। मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाई कैसे किए हैं इस मैटर को? 2 टाइप में क्लासिफाई किए हैं। एक पहला किसी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे। 2 तरह से क्लासिफाई किए हैं इस मैटर को, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में जो हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा ये वाला पार्ट, यानी कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। केमिकल वाला जो फंडा है वो आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते जाएंगे, 2, 3, 4 में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें देखेंगे। देखिए, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि टॉपिक क्या रहेगा हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है? इस पर भी बहुत ज्यादा बहस हुआ है। पहले क्या सोचा जाता था कि कोई भी मैटर है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है जो वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या?
कंटिन्यूअस कहने का मतलब, जैसे आपको ये एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए सनलाइट, सनलाइट है, तो आप लोगों को लगता है कि ये पूरा एक कंटिन्यूअस चीज है, कोई चीज है, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है ना। लेकिन एक्चुअली में है क्या, सनलाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सनलाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बना हुआ है, जिनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स, फोटॉन्स। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे किसी बच्चे को अगर बोला जाए, जो अभी समझ लीजिए क्लास 2 या 3 में हो, उसको अगर बोला जाए कि भाई देखो बाबू ये पानी है, पानी है, तो क्या उसको समझ में आएगा कि ये छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स मिल कर ये पानी बना है? नहीं, उसको तो ये पूरा कंप्लीट एक कंटिन्यूअस चीज दिखेगा कि पानी है भाई, हाँ पानी है, पूरा एक कंटिन्यूअस चीज है ना। यानी कि उसको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में नहीं मालूम होगा, उसको ये मालूम नहीं होगा कि ये पानी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर ही बना हुआ है, ठीक है। तो पहले के लोग सोचते थे कि कोई भी मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो पार्टिकल्स मिलकर नहीं बना हुआ, लेकिन वो गलत थे। बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी मैटर जो है, कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बने हुए हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। भैया इतने छोटे हैं ना, तो बहुत छोटा है, कितने छोटे, बहुत छोटे, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन के परे उतने छोटे पार्टिकल्स हैं इसे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये पढ़ लिया हमने कि पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते, मैटर जो हो कंटिन्यूअस नहीं होते, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इन पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर का? तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा भैया, दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। क्या है? इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मतलब कोई भी मैटर पकड़ लो, कोई भी मैटर, इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, स्पेस है भाई, स्पेस है, हर दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, ठीक है। दूसरा, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि ये हमेशा मोशन में है, पार्टिकल्स जो है किसी मैटर के वो हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है, मूव कर रहे होते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है किसी मैटर का कि हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है आपको। क्या क्या रखना है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, पहला। दूसरा क्या, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमेशा मोशन में रहते हैं ये। और तीसरा क्या, दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भैया, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे ये मैटर जो होता है किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। बता रहे हैं, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये मैटर जो है किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
हमारे नेचर में, यानी कि स्टेट्स हम लोग देखने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट माने फॉर्म, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग तो बहुत बचपन से जान रहे हैं भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, यही तीन स्टेट है ना, यही तीन स्टेट हैं किसी भी मैटर के। लेकिन अब हम लोग जानेंगे 5 स्टेट के बारे में। हालांकि वो इवैल्यूएशन पार्ट से नहीं है आप लोगों का, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि 4th और 5th स्टेट भी होते हैं मैटर के, सिर्फ ये 3 नहीं होते हैं। चौथा क्या होता है भाई? चौथा होता है प्लाज्मा, और 5वां होता है 5th स्टेट होता है DEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये सब क्या है देखेंगे बाद में, पहले इनको जान लीजिए। तीनों में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या क्या है जरा। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सॉलिड क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनमें फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि दोनों चीज वह शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है सॉलिड में, जबकि लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है भाई। किसी भी सॉलिड को देखिए, इसका शेप फिक्स है, ये फिक्स है भाई, इसको दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है ना। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे एक गिलास पानी है, तो ये भी पानी जो है ये गिलास का शेप में है। अगर इसी एक गिलास पानी को थाली में रख देंगे, ये थाली का शेप ले लेगा, यानी कि शेप बदल रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही है ना भाई। 1 लीटर यहाँ भी था, 1 लीटर यहाँ भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, यहाँ पे भाई कोई फिक्स नहीं है ना, वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ठीक है, कोई फिक्स नहीं। दूसरा पॉइंट कहां से लेंगे हम लोग? दूसरा पॉइंट लेंगे हम लोग इनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। यहाँ हम लोग देखेंगे कितने क्लोजली पैक्ड है, ये देखेंगे। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी तो वो सॉलिड है भाई, मतलब ऐसे ऐसे पूरा चिपके हुए। ये हो गया सॉलिड, यानी कि यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? इंटर पार्टिकल distances are the smallest। इनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, क्या स्मॉलेस्ट है, दोनों से सबसे कम। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, यहाँ पे क्या हो थोड़ा सा ज्यादा है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर कर दो। इनमें थोड़ा देखिए ये है लिक्विड, पार्टिकल्स ये है, और लिक्विड के बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ये है, ठीक है। और ये तो भाई इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर दी लार्जेस्ट और दी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ये डिफ्यूज नहीं करते, डो नॉट डिफ्यूज। अब डिफ्यूजन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए इसको ध्यान में रखिए। ये डिफ्यूज कर जाते हैं, ये डिफ्यूज करते हैं, ये भी डिफ्यूज करते हैं। ये डिफ्यूजन का मतलब है सीधा सा मतलब ये समझिए कि आपस में मिलजुल कर रखना, मिक्स हो जाना। जैसे एक लिक्विड है, पानी है, इसमें एक बूंद इंक डाल दिए
तो ये पूरा मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो बोलेंगे कि इंक जो है पूरा पानी में डिफ्यूज कर गया, ठीक है। इंटरमिक्स होने को ही बोलते हैं हम डिफ्यूजन। चलिए ज्यादा लंबा नहीं मिले, आगे आगे हम लोग देखेंगे कि सॉलिड्स में सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस करेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन ये हाँ, लिक्विड भी भाई इनकम्प्रेसिबल होता है। किसी किसी को लगता है कि लिक्विड भी कंप्रेसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है। आप लोग इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, इंजेक्शन वाला जो सुइया होता है ना भाई, वो सुई निडल निकाल के फेंक दीजिएगा, निडल निकाल के फेंक दीजिए, बाकी ये वाला रख लीजिए। और क्या कीजिए, पिस्टन जो है इसका ऐसा होता है, पानी यहां से खींच लीजिए, पानी खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे पानी पूरा भर लीजिए। उसके बाद सामने में टिप में उंगली रख दीजिए और दबाने की कोशिश कीजिए इधर से। दबेगा ही नहीं भाई, दबेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या दिखाता है ये कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल लिखेंगे लोग, ठीक है। लेकिन गैस के भाई इसको कंप्रेस किया जा सकता है, ये कंप्रेसिबल होते हैं। जो हम लोग के घर में सिलेंडर में जो गैस आ रहा है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब क्या है, कंप्रेस किया गया है। यानी कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, तभी तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन रहा है कि नहीं। चल भाई चल भाई, और क्या यार, हाँ थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, forces of attraction between particles are, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, द ग्रेटेस्ट है ना, और द स्ट्रॉन्गेस्ट लिखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोले थे ना कैरेक्टरिस्टिक में होगा पार्टिकल्स के, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है, यानी कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, ठीक है, तभी तो चिपक के रहते हैं वो। अब इनसे कम होता है इसमें और सबसे कम होता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वीकर, भाई किससे वीकर, वीकर देन सॉलिड्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे द वीकेस्ट, टाइम पास नहीं करेंगे भाई, अपने से लिख लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर द वीकेस्ट, सबसे कम, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है ये इंटर पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, शेप में देख लीजिए पूरा क्लोजली पैक्ड है, ये थोड़ा लूजली पैक्ड है। तो लिखेंगे पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, यानी कि थोड़ा सा गैप रहेगा भाई। लेकिन इनमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर फ्री, फ्री टू मूव, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं भाई, तुम फ्री हो जहां जहां वो, इंडिपेंडेंट। आजकल सब यही होना तो चाहते हैं भैया, आजादी में आजादी मिली, इंडिपेंडेंट। चलिए तो ये सब हो गया, देखिए तीनों स्टेट में ये डिफरेंस हो गया, ठीक है।
इसको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में आता है भाई, कम से कम 3-4 पॉइंट तो हमेशा याद रखना है। अच्छा हाँ, इसमें आते हैं कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है। प्लाज्मा कुछ नहीं है भाई, ये गैस ही है लेकिन आयोनाइज्ड। प्लाज्मा कुछ नहीं है भाई, आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड मतलब चार्ज्ड। आयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 9th में, आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। आयन का मतलब क्या, इतना जान लीजिए कि गैस ही है लेकिन चार्ज्ड है, ठीक है। तो चार्ज्ड गैस है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं, यानी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्लाज्मा कुछ नहीं है, आयोनाइज्ड गैस ही है। ये अलग अलग गैस हो सकता है, अलग अलग गैस आयोनाइज्ड। दूसरा BEC जो है ये क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको पहली बार डिस्कस किए थे सत्येंद्र नाथ बोस ने, सत्येंद्र यहाँ शायद, हाँ वही है। तो इनके आइडिया पे, इनके कैलकुलेशन पे आइंस्टीन जो है वो फोकस किए और उस पर आगे बढ़े। तो वो प्रेडिक्ट किए थे 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसको फिर आगे लाया गया था। कोई 2 साइंटिस्ट हैं, उनका नाम बोल रहे हैं। तो ये वाला स्टेट भी दिखाया गया था उनके द्वारा, तो उनको नोबेल प्राइज मिला था उसके लिए, ठीक है। तो ये स्टेट होता क्या है, इस स्टेट में होता क्या है मैटर के साथ, कैसा दिखता है भाई, कुछ नहीं है। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे किसी भी गैस को ले आना, वही है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी गैस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज, और सुपर कूल टेम्परेचर, सुपर कूल मतलब इतने ज़्यादा क्लोज कि जो सॉलिड में एटम देख रहे हो ना, सॉलिड में एटम इतने ज़्यादा क्लोज हैं, इससे भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। मतलब इतना क्लोज, इवन क्लोजर देन the molecules of the particles of a solid, इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो इसी एक स्टेट को हम लोग बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 स्टेट के बारे में जानेंगे। ये दोनों आपके इवैल्यूएशन पार्ट से नहीं है, इसे क्वेश्चन नहीं आता है आप लोगों का, सिर्फ जान लीजिए। बाकी ये 3 स्टेट बात इसके बारे में जानना है तो ये मान लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, क्या देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे भाई कि किसी भी मैटर पे, अच्छा 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 अच्छा, जरा इस बात पे ध्यान दीजिए कि अब जरा ये बताइए, क्या किसी भी मैटर के स्टेट को भाई चेंज किया जा सकता है? यानी कि भाई अभी वो सॉलिड है, फिर इसको लिक्विड बनाया जा सकता है क्या, फिर इसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो हम लोग तो आराम से बोलेंगे भाई, हाँ आराम से, बहुत जल्दी, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग उस मैटर के इसी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग, इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मैटर, ठीक है। क्या चेंज होता है अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो किसी भी मैटर पे क्या चेंज होता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि किसी भी पार्टिकल में, किसी भी मैटर के पार्टिकल में अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक तो पहले से ही मोशन में था,
यानी कि काइनेटिक एनर्जी है इनके पास पहले से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पढ़ेंगे फिजिक्स में भाई। अभी के लिए क्या जान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस अगर मोशन में हो तो इस दौरान उसके पास जो एनर्जी होता है, कुछ कार्य करने का एनर्जी जो होता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। इसके मोशन, किसी भी सब्सटेंस के मोशन के चलते अगर उसमें एनर्जी आ रहा है तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग हीट करेंगे तो भाई हीट क्या है, एनर्जी तो है। एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। हीट एनर्जी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो जल्दी जल्दी वो मूव करेंगे और दूर दूर तक मूव करेंगे। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, अब इसमें उतना एनर्जी आ गया है कि वो तोड़ सकते हैं, है ना, तोड़ के वो फ्री हो सकते हैं। तो फ्री होने का मतलब क्या है, अभी ये इतने क्लोज हैं, अभी ये इतने क्लोज हैं, ठीक है, हीट कर दिए, इनमें वो क्षमता आ गया, एनर्जी आ गया कि ये बॉन्डेज को तोड़ दें और वो फ्री हो जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए। तो भाई पार्टिकल्स दूर किस में होते हैं, याद करो, लिक्विड में, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। सॉलिड अगर ये रहता, मान लो पूरा चिपका हुआ ये सॉलिड था, ठीक है, हीट कर दिए तो क्या हो गया, इसके पार्टिकल्स दूर दूर आ गए, बॉन्डेज फ्री। अब इसको भी और हीट कर दिए, और हीट कर दिए, और दूर चला गया भाई, कोई बाउंडेशन ही नहीं है, मतलब पूरा। और ये वाला प्रॉपर्टी किसमें होता है, गैसियस। यानी कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, बॉन्डेज टूट जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक चीज निकाल के देखेंगे भैया, इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो दे रहे हैं सॉलिड को, हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इस टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक पॉइंट हम लोग देखेंगे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है ना। तो इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हुआ है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे किस तरह, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, ध्यान रखना है, सॉलिड क्या स्टार्ट्स टू मेल्ट। ठीक है, मेल्टिंग। तो यहां से हम लोग ये बात भी जान सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि मेल्टिंग पॉइंट हमको दिखाता है, क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है। इसे दो सब्सटेंस लीजिए, दो सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है मान लीजिए 300 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 400 केल्विन। हम लोग क्या पता चलेगा यहाँ से, देखिए मेल्टिंग पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है 300 केल्विन पर ये मेल्ट कर जा रहा है, और ये 400 केल्विन टेम्परेचर दिया जा रहा है, तब ये मेल्ट कर रहा है। तो भैया मेल्टिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, जरा ये बताइए। यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनका स्ट्रेंथ इससे इसका ज्यादा है। बोलिए क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा हीट देना पड़ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उस बॉन्डेज को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा रहेगा, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा, यानी कि इस फोर्स का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग बोल सकते हैं कि इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। ओके, चलिए आगे बढ़िए, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताएं। मेल्टिंग
पॉइंट के बारे में बताएं, क्या होता है उसका ये भी बताएं, और इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है वो बताएं। दूसरी बात, किसी सॉलिड के मेल्ट होने के प्रोसेस को, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज क्या, फ्यूजन। फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इतना तो सब कुछ जानते हैं, पहले से सब कुछ जानते हैं, ये बच्चा वाला खेल है, ये बच्चा वाला ज्ञान है, सब कुछ हम लोग को मालूम है। लेकिन अभी आते हैं मुद्दे पे भाई। अच्छा, ये बात देखिए क्या है यहाँ पे। किसी भी सॉलिड को, देखिए क्या है, किसी भी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड का, सॉलिड, कोई भी सॉलिड जब मेल्ट करता है ना, मेल्ट करता है तो ये टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं दिखाता है। तो ये सोचने वाला बात है भाई कि जितना हम लोग टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर ही शो काहे नहीं कर रहा है। मतलब एक ये पूरा टेम्परेचर जो है, ये बीकर में था, चलो मान लो ये बीकर में था, ये मान लीजिए एग्जांपल है, ये आइस क्यूब रखा हुआ है, इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, तो इसमें क्या देखा जाएगा कि जब ये पिघल के मेल्ट होके वाटर बन गया ना, तो ये टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखा रहा है भाई। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि जो टेम्परेचर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये टेम्परेचर जाता किधर है। क्या कि भाई एनर्जी है, एनर्जी तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता नहीं है, ये पहले जान रहे हैं हम लोग। तो ये एनर्जी जो यहाँ पे दे रहे हैं, ये किधर जा रहा है भाई, ये तो कोई चीज दिखा नहीं रहा है ना। क्वेश्चन बनता है लाजवाब। तो क्या होता है, ये जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये बॉन्डेज, बॉन्ड जो बना हुआ है, उस बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, पहली बात, ठीक है। ये एनर्जी क्या करता है, ब्रेक करने में यूज हो जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। दूसरी बात क्या, ये जो बीकर है, इसका बीकर, बीकर का भी तो पार्टिकल है भाई, जिस बीकर में रखा हुआ ये क्यूब, उसके भी पार्टिकल्स हैं, तो उसमें भी खर्चा हो जाता है ये हीट, ठीक है। इस कारण से ये कोई चेंज नहीं दिखा पाता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखा पाता है एक फिक्स टेम्परेचर के बाद। ध्यान में, पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर के बाद, मेल्टिंग पॉइंट के बाद, मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखाता। चलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, यानी कि इसके बॉन्ड को तोड़ने में, ब्रेक करने में काम आ रहा है, यूज हो जा रहा है एनर्जी, और दूसरा ये बीकर के कंटेंट में भी यूज हो जा रहा है, ठीक है। इस कारण से ये कोई टेम्परेचर इसका रिमेन सेम, टेम्परेचर इसका सेम रह जाता है। दूसरा बात, यहां से हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट के बारे में, इसके बारे में भी जान लीजिए। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। उसी कारण से जो अभी एग्जांपल दिए थे कि एक आइस क्यूब रखे हुए हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो ये कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं शो कर रहा है, यानी कि हीट किधर जा रहा है, तो छिप जा रहा है। कहाँ छिप जा रहा है भाई, पता ही नहीं चल रहा है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं लेटेंट हीट, उसी हीट को हम लोग बोल रहे हैं लेटेंट हीट, ठीक है, हिडन हीट। तो लेटेंट हीट होता क्या है, क्या होता है, लिख लीजिए, the amount of heat energy required to the amount of heat energy required change 1 kg of solid of a solid to change 1 kg of a solid into liquid
है ना। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेशन में आता है, पूछता है भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन का मतलब क्या, मेल्ट होना, यानी कि सॉलिड और लिक्विड में बदलना, सॉलिड को लिक्विड में बदलना। और लेटेंट हीट का मतलब क्या है, ये कम से कम जितना एनर्जी चाहिए एक सॉलिड, 1 केजी, यानी क्या करना है 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, तो जितना हीट लगेगा उस हीट एनर्जी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, आइस ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं और गैस ले लेते हैं, ये वेपर है। तो आइस जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं हम लोग। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आइस बनना शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी रह सकता है और आइस भी रह सकता है। ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगा उसमें इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जो होगा, या एनर्जी जो होगा वो वाटर के मुकाबले कम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे बात किया जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस ले लें और वाटर भी ले लें तो इसके पार्टिकल्स में जो एनर्जी होगा वो इसके मुकाबले कम होगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें जो एनर्जी है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो इसमें एनर्जी कम दिखेगा, इसका ज्यादा है। ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर इन दोनों की बात किया जाए तो वेपर के मॉलिक्यूल्स के एनर्जी के मुकाबले वाटर के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कम है ना। देखिए एनर्जी हम लोग कैसे बता पा रहे हैं कि ज्यादा है और कम है? जिसके मॉलिक्यूल्स जितने फ्री उसके पास उतना एनर्जी है कि नहीं। जिसके मॉलिक्यूल्स जितने फ्री उनके पास उतना काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फिर इधर है भाई, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है, सिंपल सा लॉजिक ही आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी रह सकता है और वेपर भी रह सकता है, इसके बाद वो वेपर बनना चालू होता है। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से बात किया जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है इसके मुकाबले। ठीक है। वाटर के मुकाबले कितने टेम्परेचर बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बॉइलिंग, हाँ भाई इसी में पढ़ रहे हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर में ही पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ रहे हैं इस बार। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देख लिए, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया तुम्हारा भाई सॉलिड से लिक्विड में बदलना, सॉलिड से लिक्विड में बदलना यानी कि मेल्ट होना। लेकिन बॉयल क्या करता है भाई, हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से गैस बनना होता है। तो वहां पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे अगर पानी है इसको हीट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं हीट, तो ये वेपर में चेंज हो जाएगी नहीं। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे ये वेपर बनना स्टार्ट हुआ है ना, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे ये वेपर बनना स्टार्ट हुआ है, ये लिक्विड जो है वेपर बनना स्टार्ट हुआ है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है। से हम लोग देखे थे मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किए थे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किए थे। उसी तरह से यहाँ पे आएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वहां पे फ्यूजन था, यहाँ पे वेपोराइजेशन है, तो भाई इसका भी डेफिनेशन सेम होगा।
तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे जरा बताइए तो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy required to change 1 kg of a liquid into gas, ठीक है। ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब 1 kg लिक्विड को आपको चेंज करना है गैस में, तो जितना हीट लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर दिए, लिखे नहीं है बोल दिए तो सुन लीजिएगा एक बार फिर से। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है बॉइलिंग जो प्रोसेस है, बॉइलिंग के बारे में एक बात और जान लीजिए। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। बल्क का मतलब क्या होता है भाई, पूरा होल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बॉइलिंग जो होता है, किसी भी लिक्विड को अगर बॉईल करेंगे तो उसके हर पार्टिकल्स बॉईल होंगे, हर पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, हर पार्टिकल का एनर्जी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो खाली नीचे वाला जो पार्टिकल है उसी का एनर्जी बढ़ रहा है, नहीं। यहाँ पे पूरा जो कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लेंगे, पार्टिकल ले लेंगे, उसका एनर्जी बढ़ रहा है और वो वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, पूरे में से। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, ठीक। चलिए इतना हो गया। हम लोग देख लेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज होएगा, हम लोग सारा चीज पढ़ लेंगे, इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, यानी भैया किसी भी मैटर में प्रेशर चेंज करते हैं, अगर प्रेशर में कोई डिफरेंस लाते हैं तब क्या चेंज होगा। प्रेशर में अगर डिफरेंस लाएंगे, देखिए प्रेशर में हम लोग पहले एग्जांपल दिए थे आपको, हम CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, LPG। तो यहाँ पे होता क्या है भाई, ये तो गैस है तो इनको कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है यार, प्रेशर देके दबाया जा रहा है ना, तो प्रेशर में चेंज लाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रेशर जब बढ़ाते हैं किसी भी गैस का और टेम्परेचर कम करना पड़ता है, ध्यान में रख के, तो टेम्परेचर उस समय कम करते हैं और प्रेशर भी कम करते हैं, तो जो गैस होते हैं ना वो लिक्विड का रूप ले लेते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग लिक्विफाइड हो गया भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो पहले गैस था वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी स्टेट में चेंज किया जा सकता है, प्रेशर में भी चेंज करके स्टेट में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग तरीका देखेंगे। जैसे ड्राई आइस का नाम सुने होंगे आप लोग, और अगर नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए। ड्राई आइस ये है क्या, ड्राई आइस है भाई, कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही सॉलिड फॉर्म, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। देखिए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, लेकिन इसका प्रेशर में चेंज कर दिया गया, प्रेशर कम कर दिया, बढ़ा दिया गया, प्रेशर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर कम कर दिया गया। अच्छा वहां पे एक दिक्कत हो गया था, प्रेशर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विफाई करने के लिए। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये सॉलिड में आ जा रहा है, ये ड्राई आइस, सॉरी ड्राई आइस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका नाम हम लोग दे रहे हैं ड्राई आइस, ठीक है। पूरा आइस की तरह ही दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रेशर में चेंज कर करके कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी मैटर का स्टेट, जरा देखिए। मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे गैस। तो
सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करके, प्रेशर में चेंज करके। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलना भाई, फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। चलिए अभी इधर आते हैं, किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और किसी भी गैस को अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो गैस लिक्विड कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, किसी भी सॉलिड को अगर गैस में चेंज करते हैं तो बोलते हैं सब्लिमेशन। Sublimation is a process in which a solid gets converted into a gas without coming into liquid state। यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सॉलिड जो है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका कपूर, कैंपर, इंसेंस स्टिक्स, ये सब। ठीक है, सॉरी गोली क्या बोलते हैं यार वो। फिर गैस से सॉलिड में अगर चेंज करना है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग प्रेशर का जब बात ही कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी जान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए भाई, हर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 × 10⁵ पास्कल। एक्चुअली प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को वो ये है 1 एटमॉस्फेयर। तो उसके पास्कल में चेंज करने का तरीका ये है। ठीक है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, प्रेशर का तो ऐसा यूनिट हम लोग देख लिए पास्कल है। थोड़ा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है जरा बता सकते हैं क्या आप लोग, कमेंट करके बताइए कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है। अब थोड़ा हम लोग वेपोराइजेशन के बारे में जानते हैं। ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर भाई, खत्म हो गया। ठीक है, प्रेशर में चेंज लाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हो सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है ऐसे। चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा वेपोराइजेशन को अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या होता है, अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो वो चीज लिख सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन। ठीक है, लिख देते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। लिखिए द फेनोमेनन ऑफ change of a liquid into gas at any temperature। किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग वेपोराइजेशन, बशर्ते एट एनी टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही वेपोराइजेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट
यानी कि उतना टेम्परेचर से पहले ही वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो है रेट ऑफ वेपोराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। यानी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन वही है भाई, इवेपोरेशन ही है। वेपोराइजेशन एक्चुअली वेपोरेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इवेपोरेशन ही पढ़ रहे हैं। इवेपोरेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, आप लोग को जानने वाली बात यह है कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन, जबकि बॉइलिंग हम लोग देखे थे कि वो बल्क फेनोमेनन है, लेकिन ये सरफेस फेनोमेनन है। कहने का मतलब ये है कि वेसल के सरफेस से जितना, देखिए अगर एक लिक्विड है वाटर है, तो जो मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर है उसका हीट ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सनलाइट है, सनलाइट है, तो उसका हीट बढ़ रहा है और वो सबसे पहले वो वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर आ रहा है, वो हीट हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। यानी कि सरफेस पे ये डिपेंड कर रहा है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन और उतना ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल अगर बोलेंगे हम लोग, गिलास में 1 लीटर रखते हैं अगर हम लोग लिक्विड, तब ये जो वेपर पे चेंज होगा, इसका सरफेस एरिया जो है एयर के साथ कांटेक्ट में इतना है। लेकिन यही लिक्विड को अगर हम लोग किसी थाली में रखते हैं या कटोरी में रखते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा शेप ले लेता है और इसका सरफेस एरिया एयर के साथ ज़्यादा है कांटेक्ट में, तो ये जल्दी ठंडा होता है ये वाला, और ये कम ठंडा होता है, मतलब जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में रहेगा उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लेंगे। किस तरह से डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है भाई? टेम्परेचर। यानी कि किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसका भी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर कम देंगे इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर और ज्यादा देंगे और ज्यादा इवेपोरेशन, है ना। तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बाबू? ह्यूमिडिटी होता है क्या? प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में उल्टा है भाई। ह्यूमिडिटी अगर किसी भी कहीं भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उस समय कम होगा, रेट जो है वो कम होगा, क्योंकि भाई वाटर मॉलिक्यूल पहले से ज़्यादा है एयर में, वो जल्दी वो वेपर में चेंज नहीं हो पाएगा, है ना। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी कि विंड का स्पीड जितना ज्यादा होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है उतने जल्दी मूव करेंगे, कैरी करते जाएगा उनको। यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा विंड का स्पीड उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन का रेट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत ही खास क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसको ध्यान में रखना है, ये 4 पॉइंट को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट जो है यही है, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ना है, एक पॉइंट और पढ़ना है हम लोगों को कि इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन काउज कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट यानी कि इवेपोरेशन जो होता है, किसी भी सरफेस से अगर इवेपोरेशन हो रहा है उस सरफेस को ये ठंडा करता है, कूल करता है। तो ये क्यों होता है, ये चीज हम लोग को जानना है ना। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग घड़ा का, मिट्टी वाला घड़ा, मिट्टी वाला घड़ा, या फिर हम लोग स्किन पे लेते हैं। चलिए हमारे स्किन पे पेट्रोल डाल दो भाई, अब कोई एसीटोन डाल दो, है ना। यहाँ होता क्या है, पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल डाल दिए तो पेट्रोल जो है वोलाटाइल है, वो उड़ जाता है। तो उड़ जाता है तो भाई क्या होता है, यानी इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने से क्या होता है, जो हमारे बॉडी का जो हीट एनर्जी था वो लेके उड़ा वहां से, है ना। तो इस इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा जो बॉडी का हीट था वो लेके उड़ गया, तो हम लोग को वहां पे कूल महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस को वो क्या कर देता है, कूल कर देता है। तो वही चीज हो रहा होता है घड़ा में भी यार। पूछते हैं कि घड़ा जो होता है, अर्दन पॉट जो होता है, पानी को ठंडा कैसे रखता है, पानी को ठंडा कैसे रखता है। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ये, तो ये पोरस होता है, अर्दन पॉट जो होता है वो पोरस होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं इस सरफेस पे आ जाते हैं, ये घड़ा के सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस पे आने से क्या होता है, ये बाहर का, ये जो एटमॉस्फेयर का एनर्जी ये गेन कर लेते हैं। ठीक है, और गेन करके देखिए ये पहले लिक्विड था, ये इवेपोरेट होके ये वेपर में चेंज होके यहाँ पे आ गया, कुछ एनर्जी लॉस किया होगा, है ना। तो ये एनर्जी लॉस किया और ये वेपर में चेंज होकर के यहाँ पे है। अब ये वापस से एनर्जी गेन करता है एनवायरनमेंट से, हीट एनर्जी, बाहर क्या है, गर्मी है ना भाई, तो यहाँ से हीट एनर्जी ये गेन करता है ये, और उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो हीट एनर्जी जो है सराउंडिंग का, उस घड़े पे पड़ने नहीं दे रहा है, टेम्परेचर इसका बढ़ने नहीं दे रहा है। जो भी है ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे आ रहे हैं वो लेके उड़ जा रहा है, सारे टेम्परेचर से ये क्या हो रहा है, इसका एनर्जी बढ़ रहा है और ये वेपराइज हो जा रहा है, ये वेपराइज हो जा रहा है ना। तो ये इवेपोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट लाता है इस घड़े के सरफेस पे। तो यही रीजन है कि इवेपोरेशन जो है वो, इवेपोरेशन का उस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट में एक दो क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे कि हम लोगों को समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए, है ना। और पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, कभी भी आप लोग दुकान गए होंगे और कोल्ड ड्रिंक का अगर बोतल मांगे होंगे तो उसके सरफेस पे, बोतल के सरफेस पे आप लोग देखे होंगे कि वो वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर के बाहर आता है उसके बोतल पे ये मॉलिक्यूल दिखने लगते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्यों दिखता है, ये पूछता है क्वेश्चन, ये बोतल पे क्यों दिखने लगते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सरफेस में जो ह्यूमिडिटी है, सॉरी एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं एयर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो जा रहे हैं, कूल हो जा रहे हैं, ठंडा हो जा रहा है। तो भाई हम लोग देखिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको लोग। तो यहाँ पे जो वेपर गैसेस के फॉर्म में थे, गैसेस फॉर्म में थे, वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आने से लिक्विड फॉर्म में आ जा रहे हैं, और जो कि हम लोग को दिखने लग रहे हैं। गैसेस फॉर्म में तो नहीं दिख रहे थे, लिक्विड फॉर्म में आए तो दिखने लगे। ये तो जादू है भाई साइंस का। चलिए ये दो क्वेश्चन पूछेगा आराम से, ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। और अगर कुछ अभी भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे आगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, उसके लिए अलग से सेशन करवा देंगे हम। ठीक है,
बाकी अगर अभी तक कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए और हम मजे करते रहिए।